तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था कि सूर्य तप क्या है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य तप की भिन्नता जो होती है पृथ्वी पर, जो समस्त पृथ्वी के समस्त भूभागों पर सूर्य ताप की मात्रा एक समान नहीं प्राप्त होती है, उसका मेन रीजन क्या है, उनके कारण क्या है। तो सूर्य ताप की भिन्नता के कारण क्या क्या है, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। सूर्यताप की भिन्नता के कारण, ये हमारी हेडिंग है। तो सूर्यताप भिन्नता का पहला कारण जो अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो है भूभाग आकार, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी इस बात पर चर्चा की है कि पृथ्वी का जो भूभाग आकार है वो भू सूर्यताप की भिन्नता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। क्यों प्रमुख कारण माना जाता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती हैं ना। इसमें क्या है, पृथ्वी का भू आकार, सूर्य की किरणें पृथ्वी की कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती हैं, है ना। इसका पहला कारण यह है कि पृथ्वी का भूभागाकार होने की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के कुछ स्थानों पर यानी कि कुछ जगहों पर तिरछी पड़ती हैं। और इसका एक और कारण है भूमध्य रेखा पर औसतन सबसे ज़्यादा तापमान। है ना, भूमध्य रेखा पर औसतन सबसे ज़्यादा तापमान, ये भी एक कारण है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, डायरेक्ट लंबवत होती हैं। डायरेक्ट लंबवत का मतलब है कि सीधी पड़ती हैं, है ना। जब इसकी किरणें इस पर सीधी पड़ेंगी तो भूमध्य रेखा पे जो है वो सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी। इसी के अनुसार अगर चर्चा करें तो भूमध्य रेखा से जब हम पोल की तरफ चलते हैं वो तरफ जाने से इसके तीन प्रमुख कारण है। पृथ्वी का भूभागाकार जो है उससे पृथ्वी की पर सूर्य की किरणें जो है कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा का औसतन तापमान है वो सर्वाधिक होता है क्योंकि इस पर जो सूर्य की किरणें हैं वो 12 महीने लंबवत रहती हैं। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने से यानी कि ध्रुवों की तरफ जाने से अगर आप देखेंगे तो सूर्य ताप की मात्रा में कमी पाई जाएगी। तापमान जो होता है वो कम प्राप्त होता है पृथ्वी की सतह पर अगर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अन्य जगहों पर। एक है पृथ्वी का परिक्रमण। एक तो पृथ्वी का परिक्रमण है, ये हमने समझ ही लिया था। पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर
दीर्घ वृत्ताकार की स्थिति में लगाती है। और जब ये दीर्घ वृत्ताकार की स्थिति में लगाती है तो एक घटना होती है जिसे हम अपसौर कहते हैं, एक घटना होती है जिसे हम उपसौर कहते हैं। एक समय पृथ्वी की दूरी सूर्य से सर्वाधिक होती है, जो दूरी 15 करोड़ 20 लाख 20 लाख किलोमीटर होती है जब अपसौर की घटना होती है। और जब दूसरी घटना होती है जिसे हम उपसौर कहते हैं, तो उपसौर की घटना के समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है, जो कि 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है ना। तो ये पृथ्वी का परिक्रमण ये हम पढ़ चुके हैं। और एक और बात है, पृथ्वी का घूर्णन। ना, जिसकी वजह से दिन बरात होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, दिन रात होता है। पृथ्वी जो अपने अक्षांश पर घूमती है, जो पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और जब वह अपने अक्षांश पर घूमती है तो उसके घूर्णन से दिन व रात की प्रक्रिया होती है, जिससे भी सूर्यताप, जहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ जाती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती वहीं रात होती है। तो ये भी एक कारण है सूर्य तप की भिन्नता का, और ये प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और एक पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है इस बात के लिए। ये जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, ये झुकाव है 23.5 डिग्री। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये भी एक मेन कारण है सूर्य तप की भिन्नता का। और भी कई कारण हैं, जैसे वायुमंडल। वायुमंडल कैसे कारण हो सकता है? वायुमंडल कारण ऐसे है कि जब सूर्य की रोशनी यानी कि जो सौर विकिरण की क्रिया होती है उसमें जो सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है, और उसमें बादलों से और धूल के कणों और वायुमंडल से गैसों से जो रिफ्लेक्शन होता है, जो उस ऊष्मा का रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से भी सूर्यताप की भिन्नता का एक कारण बनता है। इससे रिफ्लेक्शन जो होता है बादलों से, और एक रिफ्लेक्शन इससे धूल के कणों से भी होता है। धूल के कणों से भी रिफ्लेक्शन होता है ना। और इससे रिफ्लेक्शन जो है वो गैसों से भी होता है। लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, आदि कर देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ जो है पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, ये भी एक कारण बनता है। पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ भी एक कारण है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, कहीं समुद्र है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्र है ना। ये भी सारे एक महत्वपूर्ण कारण हैं सूर्यताप की भिन्नता के। तो इतने कारण आपको समझ आ चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण है। और एक चीज और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सर्वाधिक तापमान है, और सर्वाधिक औसत तापमान है, ये भूमध्य रेखा पे होता है।
सर्वाधिक तापमान जो होता है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है और सर्वाधिक औसत तापमान होता है वो भूमध्य रेखा पे होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये सर्वाधिक तापमान है ना। सर्वाधिक तापमान हो सकता है कि यहाँ पे एक समय तापमान 50 डिग्री पहुंच जाए, 52 डिग्री पहुंच जाए या 45 डिग्री भी रह जाए, या फिर एक समय यहाँ तापमान जो है वो इतना 1 डिग्री रह जाए, यानी कि 10 डिग्री रह जाए। और एक यहाँ जो है, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ जो तापमान रहेगा, मान लीजिए यहाँ 30 से 35 रहता है, यहाँ तापमान 30 से 35, तो ये पूरी साल 30 से 35 रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 35 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। यहाँ की तापमान की अगर बात करें तो यहाँ सर्वाधिक तापमान है, यहाँ जितना तापमान रहता है वहाँ यहाँ कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक लगातार तापमान है। ये जो तापमान यहाँ रहता है वो तापमान जो होता है वो औसती तापमान है, यानी कि 30 से 35 फुल ईयर पहुँचे, मतलब द होल ईयर इतना तापमान ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक समय 5 डिग्री रह गया और एक समय तापमान पहुँच गया 50 डिग्री, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो होता है, यहाँ तापमान एकदम बढ़ेगा भी और घटेगा भी। उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य ताप की भिन्नता जो है, इसके महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं? पृथ्वी का भूभागाकार जो है उसकी महत्वपूर्ण कारण है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पृथ्वी की किरणें जो है, सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी के कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती हैं, है ना। भूमध्य रेखा पर औसतन सर्वाधिक तापमान होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती है। और सर्वाधिक तापमान तो ये तो आपको भी समझा ही दिया है, सर्वाधिक तापमान और सर्वाधिक औसतन तापमान। पृथ्वी का परिक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पृथ्वी का घूर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का परिक्रमण मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से अपसौर और ऑफशोर की घटना होती है और पृथ्वी का घूर्णन जो है वो इसी के कारण दिन और रात की प्रक्रिया होती है। इसका अक्षांशीय झुकाव जो होता है, कितना अक्षांशीय झुकाव होता है? 23.5 डिग्री। वायुमंडल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में क्योंकि यहाँ बादल बनते हैं, धूल के कण होते हैं, बादल और धूल के कणों की वजह से यहाँ जो है वो किरणें जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जो ऊष्मा आती है वो रिफ्लेक्ट होती है ना। और रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी की सतह पर कितनी प्राप्त होती है? 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी की सतह को प्राप्त होता है। सूर्य की ऊष्मा का 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी को प्राप्त होता है। और पृथ्वी का स्थलाकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्र है, ये सारी चीजें हैं। और जो वायुमंडल में तरंग आती, लघुधैर्घ्य तरंग होती है, वो वायुमंडल उसके लिए जो होता है पारदर्शी होता है। लघुधैर्घ्य तरंग जो होती है, यानी लघुधैर्घ्य तरंग जो होती है क्यों ये लघुधैर्घ्य तरंग जो होती है इसके लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है? ये वायुमंडल जो है इसमें जो गैसें हैं, इसमें जो परतें हैं, इसमें जो लेयर्स हैं, वो लघुधैर्घ्य तरंग को आने से नहीं रोक सकती। कुछ मात्रा में ये रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये लघुधैर्घ्य तरंग इतनी तीव्र होती है कि ये वायुमंडल को चीरती हुई पृथ्वी की सतह तक आती है ना। इसलिए ये वायुमंडल इसके लिए पारदर्शी हो जाता है। तो ये हमने अब क्लीन कर दिया है ना। अब बात करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, तो लिख लीजिए। सौरमंडल में विद्यमान जलवाष्प, ओजोन व अन्य अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है, वहीं छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की ओर विकीर्ण कर देते हैं। इसे हम प्रकाश विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विकिरण कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है और आकाश का रंग जो होता है वो हमें नीला दिखता है। क्यों दिखता है? इसी प्रक्रिया के कारण हमें जो है सूर्य का रंग सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल दिखता है और उसी के साथ आकाश का रंग नीला दिखता है। ये जो प्रक्रिया होती है ना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल, आकाश का रंग नीला होने के लिए उत्तरदायी है ना प्रक्रिया। क्षोभ मंडल में विद्यमान जो जलवाष्प है, क्षोभ मंडल में जो विद्यमान जलवाष्प है, ओजोन है और अन्य किरण जो होती हैं वो अवरक्त विकिरण को यानी कि अवशोषित कर देती हैं और वहीं छोटे निलंबित कण जो होते हैं वो दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की ओर विकीर्ण कर देते हैं। इसको हम प्रकाश विकिरण कहते हैं, जिसके कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है और आकाश के रंग के लिए भी ये प्रक्रिया ही उत्तरदायी है ना। और नेक्स्ट फैक्ट जो है उस पर हम चर्चा अगर करें तो पृथ्वी की सतह पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो मात्रा पाई जाती है सूर्य तप की मात्रा वो कितनी है? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर है ना। और यही मात्रा जो होती है ध्रुवों पर कितनी पाई जाती है? ध्रुवों पर ही मात्रा पाई जाती है 70 वाट।
अभी समझने की बात है। हमने बताया था आपको, भूमध्य रेखा से आप जब ध्रुवों की तरफ चलते हैं, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो उसकी मात्रा घटती है। यहाँ देखिए 320 है, यहाँ 70 रह गई। जब आप पोल की तरफ जाते हैं, एक सेकंड, ध्रुव पर है ये, है ना, ये ध्रुवों पर कितनी है, 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरा लिखें, प्रति वर्ग मीटर ये मात्रा पाई जाती है, प्रति वर्ग मीटर पाई जाती है। और सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। सूर्यताप की जो सर्वाधिक मात्रा है कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो सूर्यताप की है ना। तो इतना आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय की। ये कौन से क्षेत्र हैं? मकर रेखा व कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, है ना, मकर रेखा और कर्क रेखा के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो कौन से क्षेत्र होते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? यहाँ हमने लिखा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य के क्षेत्र होते हैं। मकर रेखा व कर्क रेखा के मध्य के क्षेत्र जो होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं और उनके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं वो मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र उपोष्ण होते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। इसीलिए यहाँ का तापमान क्या होता है? सर्वाधिक रहता है। इन दोनों की विशेषताएं जो देखने को मिलती हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ये थोड़ा टॉपिक कठिन था, मेरे ख्याल से आपके लिए होगा। इसकी जो भिन्नता कारण है उनमें क्षोभ मंडल में विद्यमान जलवाष्प, ओजोन व अन्य किरण अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। वहीं छोटे लंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की ओर विकीर्ण कर देते हैं, जिसे हम प्रकाश विकिरण कहते हैं। और इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है और आकाश के नीला दिखने का कारण भी यही चीज है, यही प्रक्रिया है। और पृथ्वी की सतह पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो सूर्यताप की मात्रा है वो 320 वाट प्रति वर्ग मीटर पे होती है और ध्रुवों पर यानी कि पोल पर यही मात्रा जो होती है वो 70 वाट रह जाती है। क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रम से पोल की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वो मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, और ये आसपास के क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जब दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक रहता है। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो औसतन तापमान होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहाँ है? इक्वेटर पर है ना? वो इक्वेटर पर है। इक्वेटर पे है। स्पेलिंग सही कर देते हैं जरा सही से। यहाँ लिख देते हैं। वो कहाँ है? इक्वेटर पे है। जो औसत तापमान है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? तापमान है भूमध्य रेखा पे, और ये तापमान घटता है जब ये पोल की तरफ जाते हैं। तो आशा करते हैं आपका ये टॉपिक क्लियर है, और आगे से हम इस टॉपिक के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे से हम चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।